नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ मोहन राकेश की कहानी सुहागिनें। कमरे में दाखिल होते ही मनोरमा चौंक गई। काशी उसकी साड़ी का पल्ला सिर पर लिए ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। उसके होठ लिपस्टिक से रंगे थे और चेहरे पर पाउडर पुता था, जिससे उसका सांवला चेहरा डरावना लग रहा था। फिर भी वह मुग्ध भाव से शीशे में अपना रूप निहार रही थी। मनोरमा उसे देखते ही आपे से बाहर हो गई। माई, उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या कर रही हो? काशी ने हड़बड़ाकर साड़ी का पल्ला सिर से हटा दिया और ड्रेसिंग टेबल के पास से हट गई। मनोरमा के गुस्से के तेवर को देखकर पल भर तो असहमी रही, फिर अपने स्वांग का ध्यान आते ही हंस दी। बहन जी, माफ़ी दे दें, उसने मिन्नत के लहजे में कहा। कमरा ठीक कर रही थी, शीशे के सामने आई तो ऐसे ही मन कराया। आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेना। तनख्वाह में से पैसे काट लेना? मनोरमा और भी भड़क उठी। 15 रुपये तनख्वाह है और बेगम साहब 6.5 रुपये के लिपस्टिक के कटवाएंगी। हम वक्त रोज़ प्लेटें तोड़ती है, मैं कुछ नहीं कहती। घी आटा चीनी चुरा कर ले जाती है और मैं देख कर भी नहीं देखती। सारा स्टाफ शिकायत करता है, कुछ काम नहीं करती, किसी का कहना नहीं मानती। कमेटी के मेंबर अलग मेरी जान खाते हैं कि इसे दफ़ा करो। रोज़ रोज़ अपना रोना लेकर हमारे यहाँ मरती है। मैं फिर भी तरह दे जाती हूँ कि निकाल दिया तो दर बदर मारी मारी ना फिरे, और उसका तो मुझे यह बदला देती है, कमीनी कहीं की। उसने बेंत की कुर्सी को इस तरह अपनी तरफ खींचा जैसे उसी ने कोई अपराध किया हो, और उस पर बैठकर माथे को अपने ठंडे हाथ से मल लिया। काशी चुपचाप रही। 40 की होने को आई है, मगर बांकपन की चाह अभी भी बाकी है। मनोरमा फिर बड़बड़ाई, छिनाल कहीं की। सिर को झटक कर उसने आंखें मूंद ली। दिन भर की स्कूल की बकझक से दिमाग वैसे ही खाली हो रहा था, शरीर भी थका था। वह उस समय पब्लिक लाइब्रेरी से होकर मिलिट्री लाउंज का एक राउंड लगाकर आई थी। निकली तो यह सोचकर कि घूमने से मन में कुछ ताजगी आएगी, मगर लौटते हुए मन पर अजीब भारीपन छा गया था। क्वार्टर से आधी मील दूर ही जब सूरज डूब गया था, तब कुछ क्षणों के लिए उसे अपने आप हल्का हल्का सा लगा था। हवा, पेड़ों के हिलते पत्ते और अस्त व्यस्त बिखरे बादलों के टुकड़े, हर चीज में एक मादक स्पर्श सा अनुभव हुआ था। सड़क पर फैली संध्या की फीकी चांदनी धीरे धीरे रंग पकड़ रही थी। वह साड़ी का पल्ला पीछे को कसकर कई कदम तेज तेज चल गई, मगर टंकी के मोड़ तक पहुंचते पहुंचते सारा उत्साह गायब हो गया। जब स्कूल के गेट के पास पहुंची तो अंदर पैर रखने को भी मन नहीं था, मगर उसने किसी तरह मन को बांधा और लोहे के गेट को हाथ से ढकेल दिया। गर्ल्स हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस रात को देर तक सड़कों पर अकेली कैसे घूम सकती थी? बुझे मन से क्वार्टर की सीढ़ियां चढ़ी तो यह माजरा सामने आ गया। उसने आंखें खोली तो काशी को उसी तरह खड़ी देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। जैसे उसे आशा थी कि उसके आंखें बंद कर लेने और खोलने के बीच से काशी सामने से हट जाएगी। अब खड़ी क्यों है? उसने डांट कर कहा, जा यहाँ से। काशी के चेहरे पर डांट का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। वह बल्कि पास आकर फर्श पर बैठ गई। बहन जी, हाथ जोड़ रही हूँ, माफ़ी दे दो। उसने मनोरमा के पैर पकड़ लिए। मनोरमा पैर हटाकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तुझसे कह दिया है इस वक्त चली जा, मुझे तंग न कर, कहकर वह खिड़की की तरफ चली गई। काशी भी उठकर खड़ी हो गई। चाय बना दूँ? उसने कहा, घूम कर थक गई होंगी। तू जा, मुझे चाय वाय नहीं चाहिए। तो खाना ले आती हूँ। मनोरमा कुछ न कहकर मुंह दूसरी तरफ किए रही। बहन जी, मिन्नत कर रही हूँ, माफ़ी दे दो। मनोरमा चुप रही। सिर्फ उसने सिर को हाथ से दबा लिया। सिर में दर्द है तो सिर दबा देती हूँ। काशी अपने हाथ पल्ले से पोंछने लगी। तुझसे कह दिया है, जा, मेरा सिर क्यों खा रही है? मनोरमा ने चिल्ला कर कहा। काशी चोट खाई सी पीछे हट गई। पल भर आवाक भाव से मनोरमा की तरफ देखती रही, फिर निकलकर बरामदे में चली गई। वहां से कुछ कहने के लिए मुड़ी, मगर बिना कुछ कहे चली गई।
जब तक लकड़ी के जीने पर उसके पैरों की आवाज़ सुनाई देती रही, मनोरमा खिड़की के पास खड़ी रही, फिर आकर सिर दबाए बिस्तर पर लेट गई। उसे लगा इसमें सारा कसूर उसी का है, और कोई हेड मिस्ट्रेस होती तो कब का इस औरत को निकाल कर बाहर करती। वह जितना उसे तरह देती थी उतना ही वह उसकी कमजोरी का फायदा उठाती थी। उसके बच्चों की वह कितनी शैतानियां बर्दाश्त करती थी। दिन भर उसके क्वार्टर की सीढ़ियों पर शोर मचाते रहते थे और स्कूल के कंपाउंड को गंदा करते रहते थे। उसने एक बार उन्हें गोलियां ला दी थी, तब से उसे देखते ही उसकी साड़ी से चिपट कर गोलियां मांगने लगते थे। उसने कितना चाहा था कि वे साफ रहना सीख जाएं। बड़ी लड़की कुंती की तो चड्डियां भी उसने अपने हाथ से सी दी थी, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे उसी तरह गंदे रहते थे और उसी तरह गुल गपाड़ करते रहते थे। पिछली बार इंस्पेक्शन के दिन उन्होंने कंपाउंड के फर्श पर कोयले से लकीरें खींच दी थी, जिससे दूसरी बार सारे कंपाउंड की सफाई करानी पड़ी थी। कई बार वे बाहर से आए अतिथियों के सामने जीभें निकाल देते थे। वही थी जो सब बर्दाश्त किए जाती थी। कुछ देर तक वह छत की तरफ देखती रही, फिर उठकर बरामदे में चली गई। लकड़ी के बरामदे में अपने ही पैरों की आवाज़ से शरीर में कंपकपी भर गई। उसने मुंडेर के खंभे पर हाथ रख लिए। अहाते में खुली चांदनी फैली थी। ईंटों के फर्श पर सीमेंट की लकीरें एक इंद्रजाल सी लगती थी। स्कूल के बरामदे में पड़े डेस्क, स्टूल और ब्लैक बोर्ड ऐसे लग रहे थे जैसे डरावनी सूरतों वाले भूत प्रेत अपनी गार के अंदर से बाहर झांक रहे हों। देवदार का घना जंगल जैसे ठंडी चांदनी के स्पर्श से सिहर रहा था, वैसे बिल्कुल सन्नाटा था। काशी के क्वार्टर में इस वक्त इतनी खामोशी कभी नहीं होती थी। आमतौर पर 9-10 बजे तक उसके बच्चे चीखते चिल्लाते रहते थे। उस समय लग रहा था जैसे इस क्वार्टर में कोई रहता ही ना हो। रोशनदान में गत्ते लगे रहने से यह भी पता नहीं चल रहा था कि अंदर लालटेन जल रही है या नहीं। मनोरमा ने खंबे को और भी अच्छी तरह थाम लिया, जैसे पास में उसका वही एक आत्मीय हो जिसे वह अपने प्रति सचेत रखना चाहती हो। देवदारों के झुरमुटों में से गुजरती हवा की आवाज़ आई और दूर चली गई। कुंती, मनोरमा ने आवाज़ दी। उसकी आवाज़ को भी हवा दूर, बहुत दूर ले गई। जंगल की सरसराहट फिर एक बार बहुत पास चली आई। काशी के क्वार्टर का दरवाज़ा खुला और कुंती अपने में सिमटती सी बाहर निकली। मनोरमा ने सिर के इशारे से उसे ऊपर आने को कहा। कुंती ने एक बार अपने क्वार्टर की तरफ देखा और भी सिमटती हुई ऊपर चली आई। तेरी माँ क्या कर रही है? मनोरमा ने कोशिश की कि उसकी आवाज़ रूखी ना लगे। कुछ भी नहीं, कुंती ने सिर हिलाकर कहा। कुछ तो कर रही होगी। रो रही है। क्यों रो रही है? कुंती चुप रही। मनोरमा भी चुप रहकर नीचे देखने लगी। तुम लोगों ने रोटी नहीं खाई? पल भर रुककर उसने पूछा। रात की बस से बापू को आना है, माँ कहती थी सब लोग उसके आने पर ही रोटी खाएंगे। मनोरमा के सामने जैसे सब कुछ स्पष्ट हो गया। 3 साल बाद अयोध्या आ रहा है, यह बात काशी उसे बता चुकी थी। तभी आज आईने के सामने जाने पर उसके मन में पाउडर और लिपस्टिक लगाने की इच्छा जाग आई थी। उसके बच्चे भी शायद इसीलिए आज इतने खामोश थे। उनका बापू आ रहा था, बापू जिसे उन्होंने 3 साल से देखा नहीं था और जिसे शायद वे पहचानते भी नहीं थे, या शायद पहचानते थे, एक मोटी सख्त आवाज़ और तमाचे जड़ने वाले हाथों के रूप में। जा और अपनी माँ को ऊपर भेज दे। उसने कुंती का कंधा थपथपा दिया। कहना मैं बुला रही हूँ। कुंती बाहें और कंधे सिकोड़े नीचे चली गई। थोड़ी देर में काशी ऊपर आ गई। उसकी आंखें लाल थी और वह बार बार पल्ले से अपनी नाक पोंछ रही थी। मैंने जरा सी बात कह दी और तू रोने लगी? मनोरमा ने उसे देखते ही कहा। बहन जी, नौकर मालिक का रिश्ता ही ऐसा है। गलत काम करने पर जरा भी कुछ कह दो तो तू रोने लगती है। मनोरमा जैसे किसी टूटी हुई चीज़ को जोड़ने लगी। जा अंदर जा, गुसलखाने से हाथ मुँह धोआ। मगर काशी नाक और आंखें पोंछती हुई वहीं खड़ी रही।
मनोरमा एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियां मसलने लगी। अयोध्या आ रहा है आज? उसने पूछा। काशी ने सिर हिला दिया। कुछ दिन रहेगा या जल्दी चला जाएगा? चिट्ठी में तो यही लिखा है कि ठेका उठाकर चला जाएगा। मनोरमा जानती थी कि अयोध्या की खानदानी जमीन पर सेब के कुछ पेड़ हैं जिनका हर साल ठेका उठता है। पिछले साल काशी ने 125 में ठेका दिया था, उससे पिछले साल 150 में। पिछले साल अयोध्या ने उसे बहुत सख्त चिट्ठी लिखी थी। उसका ख्याल था कि काशी ठेकेदारों से कुछ पैसे अलग से लेकर अपने पास रख लेती है, इसलिए इस बार काशी ने उसे लिख दिया था कि ठेका उठाने के लिए वह आप ही आए। वह रुपए पैसे के मामले में किसी की बात सुनना नहीं चाहती। 5 साल हुए अयोध्या ने उसे छोड़कर दूसरी औरत कर ली थी और उसे लेकर पठानकोट में रहता था। वहीं उसने एक छोटी सी परचून की दुकान डाल रखी थी। काशी को वह खर्च के लिए पैसा भी नहीं देता था। सिर्फ ठेका उठाने के लिए ही पठानकोट से आ रहा है? मनोरमा ने ऐसे कहा जैसे सोच कुछ और ही रही हो। आधे पैसे तो उसके आने जाने में निकल जाएंगे। मैंने सोचा इस बहाने एक बार यहाँ हो जाएगा और बच्चों से मिल जाएगा। काशी की आवाज़ फिर कुछ भीग गई। फिर उसकी तसल्ली भी हो जाएगी कि आजकल इन सेबों का कोई 150 नहीं देता। अजीब आदमी है, मनोरमा हमदर्दी के स्वर में बोली। अगर सचमुच तू कुछ पैसे रख भी लेती है तो क्या है? आखिर तू उसी के बच्चों को तो पाल रही है। चाहिए तो यह कि हर महीने वह तुझे कुछ पैसे भेजा करे। उसकी जगह वह इस तरह की बातें करता है। बहन जी, मर्द के सामने किसी का बस नहीं चलता। काशी की आवाज़ और भीग गई। तो तू क्या उससे नहीं कहती? कहते कहते मनोरमा ने अपने को रोक लिया। ये याद आया कि कुछ दिन हुए एक बार सुशील की चिट्ठी आने पर काशी उससे इसी तरह की बातें पूछ रही थी जो उसे अच्छी नहीं लगी थी। काशी ने कई सवाल पूछे थे कि बाबूजी, आप इतना कमाते हैं तो फिर उससे नौकरी क्यों कराते हैं, कि उनके अभी तक कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ, और कि वह अपनी तनख्वाह अपने पास ही रखती हैं या बाबूजी को भी कुछ भेजती हैं। तब उसने काशी की बातों को हंसकर टाल दिया था, मगर अपने अंदर उसे महसूस हुआ था कि उसके मन की कोई बहुत कमज़ोर सतह उन बातों से छू गई है और उसका मन कई दिनों तक उदास रहा था। रोटी ले आऊं? काशी ने आवाज़ को थोड़ा सहेज कर पूछा। नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है, मनोरमा ने काफ़ी मुलायम स्वर में कहा, जिससे काशी को विश्वास हो जाए कि अब वह बिल्कुल नाराज़ नहीं है। जब भूख लगेगी मैं खुद निकाल कर खा लूँगी। तू जाकर अपने यहाँ का काम पूरा कर ले। अयोध्या अब आने वाला ही होगा, आखिर बस 9 बजे पहुँच जाती है। काशी चली गई तो भी मनोरमा खंबे का सहारा लिए काफ़ी देर तक खड़ी रही। हवा तेज हो गई थी। उसे अपने मन में बेचैनी महसूस होने लगी। उसे वे पल याद आए जब ब्याह के बाद वह और सुशील साथ साथ पहाड़ों पर घूमा करते थे। उन दिनों लगता था कि उस रोमांच के सामने दुनिया की हर चीज़ हेच है। सुशील का हाथ भी छू जाता तो शरीर में एक ज्वार उठ जाता और रोया रोया उस ज्वार में बह चलता था। देवदार के जंगल की सारी सरसराहट जैसे शरीर में भर जाती थी। अपने को उसके शरीर में खो देने के बाद जब सुशील उससे दूर हटने लगता तो यह उसे और भी पास कर लेना चाहती थी। वह कल्पना में अपने को एक छोटे से बच्चे को अपने में लिए हुए देखती और पुलकित हो उठती। उसे आश्चर्य होता कि क्या सचमुच एक हिलती डुलती काया उसके शरीर के अंदर जन्म ले सकती है। कितनी बार वह सुशील से कहती कि वह आश्चर्य को अपने अंदर अनुभव करके देखना चाहती है, मगर सुशील उसके हक में नहीं था। वह नहीं चाहता था कि अभी कुछ साल वे एक बच्चे को घर में आने दें। उससे एक तो उसका फिगर खराब होने का डर था, फिर उसकी नौकरी का भी सवाल था। सुशील नहीं चाहता था कि वह नौकरी छोड़कर घर गृहस्थी के लायक ही बनी रहे। साल 6 महीने में सुशील को अपनी बहन उम्मी का ब्याह करना था। उसके 2 छोटे भाई कॉलेज में पढ़ रहे थे। उन दिनों उनके लिए एक एक पैसे की कीमत थी। वह कम से कम 4-5 साल एहतियात से चलना चाहता था। हजार चाहने के बाद भी वह सुशील के सामने हट नहीं कर सकी थी।
मगर जब भी सुशील के हाथ उसके शरीर को सहला रहे होते तो एक अज्ञात शिशु उसकी बाहों में आने के लिए मचलने लगता। वह जैसे उसकी किलकारियां सुनती और उसके कोमल शरीर के स्पर्श का अनुभव करती। ऐसे क्षणों में कई बार सुशील का चेहरा उसके लिए बच्चे का चेहरा बन जाता और वह उसे अच्छी तरह से अपने साथ सटा लेती। उसका मन होता कि उसे थपथपाए और लोरियां दे। सुशील की चिट्ठी आए इस बार बहुत दिन हो गए थे। उसने उसे लिखा भी था कि वह जल्दी जवाब दिया करे, क्योंकि उसकी चिट्ठी न आने से उसका अकेलापन उसके लिए असह्य हो जाता था। कई दिनों से वह सोच रही थी कि सुशील को दूसरी चिट्ठी लिखे, मगर स्वाभिमान उससे रोकता था। क्या सुशील को इतनी भी फुर्सत नहीं कि उसे कुछ पंक्तियां ही लिख दे? हवा का तेज झोंका आया। देवदारों की सरसराहट कई कई घाटियां पार करती दूर के आकाश में जाकर खो गईं। सामने की पहाड़ी के साथ साथ रोशनी के दो दायरे रेंगते आ रहे थे। शायद पठानकोट से आखिरी बस आ रही थी। चांदनी में गेट की मोटी सलाखें चमक रही थी। हवा धक्के दे देकर जैसे गेट का ताला तोड़ देना चाहती थी। मनोरमा ने एक लंबी सांस ली और अंदर को चल दी। वह अपने को उस समय रोज से कहीं ज्यादा अकेली महसूस कर रही थी। अगली शाम मनोरमा घूम कर लौटी तो कंपाउंड में दाखिल होते ही ठिठक गई। काशी के क्वार्टर से बहुत शोर सुनाई दे रहा था। अयोध्या जोर जोर से गाली बकता हुआ काशी को पीट रहा था। काशी गला फाड़कर रो रही थी। मनोरमा गुस्से से भन्ना उठी। कमेटी के नियम के मुताबिक किसी मर्द को स्कूल की चहारदीवारी में रात को ठहरने की इजाज़त नहीं थी। उसने खास रियायत दे करके उसे वहाँ ठहरने की इजाज़त दी थी और वह आदमी था कि वहाँ रहकर इस तरह की हरकत कर रहा था। मनोरमा का ध्यान काशी की पड़ती मार की तरफ नहीं गया, इसी तरफ गया कि जो कुछ हो रहा है उससे स्कूल की बदनामी है, और स्कूल की बदनामी का मतलब हेड मिस्ट्रेस की बदनामी। वह तेजी से क्वार्टर की सीढ़ियाँ चढ़ गई। खट 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 उसके सैंडल लकड़ी के जीने पर आवाज़ कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। काशी को बुलाकर कहे कि अयोध्या को फौरन वहाँ से भेज दे, या अयोध्या को ही बुलाकर डांटे और कहे कि वह सुबह होने तक वहाँ से चला जाए। बरामदे में पैर रखते ही उसने देखा कि कुंती एक कोने में सहमी सी बैठी है और डरी हुई आंखों से नीचे की तरफ देख रही है, जैसे उसकी माँ को पड़ती मार की चोट उसे भी लग रही हो। मनोरमा सोच नहीं सकी कि वह लड़की उस वक्त उसके क्वार्टर में क्यों बैठी है। क्या बात है? उसने गुस्सा दबाकर पूछा। माँ ने कहा था कि आपको रोटी खिला दूं। कुंती उसकी तरफ इस तरह डरी डरी आंखों से देखने लगी जैसे उसे आशंका हो कि बहन जी अभी उसे बाँह से पकड़ लेंगी और पीटने लगेंगी। तू मुझे रोटी खिलाएगी? कुंती ने उसी डरे हुए भाव में सिर हिला दिया। तुम्हारे क्वार्टर में यह क्या हो रहा है? मनोरमा ने ऐसे पूछा जैसे जो हो रहा था उसके लिए कुंती भी कुछ हद तक उत्तरदायी हो। कुंती के होठ फड़कने लगे और दो बूंदें आंखों से नीचे बह आईं। वह किस बात के लिए तेरी माँ को पीट रहा है? मनोरमा ने फिर पूछा। कुंती ने कमीज से आंखें पोंछी और अपनी रुलाई दबाए हुए बोली, उसने माँ के ट्रंक से सारे पैसे निकाल लिए हैं। माँ ने उसका हाथ रोका तो उसे पीटने लगा। इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। मनोरमा गुस्से से भड़क उठी। अभी यहाँ से निकाल कर बाहर करूँगी तो उसके होश दुरुस्त हो जाएंगे। कुंती कुछ देर तक सुबकती रही, फिर बोली, कहता है माँ ने ठेकेदारों से अलग से पैसे ले लेकर अपने पास जमा किए हैं। इस बार उसने 200 में ठेका दिया है। माँ के पास अपने 60-70 रुपये थे, वे सब उसने ले लिए हैं। कुंती के भाव में कुछ ऐसी दयनीयता थी कि मनोरमा ने उसके मैले कपड़ों की चिंता किए बिना उसे अपने से सटा लिया। रोती क्यों है? उसने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। मैं अभी उससे तेरी माँ के रुपए ले दूंगी, तू चल अंदर। रसोई घर में जाकर मनोरमा ने खुद कुंती का मुंह धो दिया और मोढ़ा लेकर बैठ गई। कुंती ने प्लेट में रोटी दे दी तो वह चुपचाप खाने लगी। वही खाना काशी ने बनाया होता तो गुस्से से चिल्ला उठती। सब चपातियों की सूरतें अलग अलग थी और वे आधी कच्ची आधी जली हुई थीं।
दाल के दाने पानी से अलग थे, मगर उस वक्त वह मशीनी ढंग से रोटी के कौर तोड़ती और दाल में भिगोकर निगलती रही, उसी तरह जैसे रोज दफ्तर में बैठकर कागजों पर दस्तखत करती थी या अध्यापिकाओं की शिकायतें सुनकर उन्हें जवाब देती थी। कुंती ने बिना पूछे एक और रोटी उसकी प्लेट में डाल दिया तो वह थोड़ा चौंक गई। नहीं, और नहीं चाहिए, कहते हुए उसने इस तरफ से हाथ बढ़ा दिया जैसे रोटी भी प्लेट में पहुंची ना हो। फिर अनमने भाव से छोटे छोटे कौर तोड़ने लगी। नीचे शोर बंद हो गया था। कुछ देर बाद गेट खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि अयोध्या कहीं बाहर जा रहा है। कुंती रोटी वाला डिब्बा बंद कर रही थी। वह उससे बोली, नीचे जाकर अपनी माँ से कह देना कि गेट को वक्त से ताला लगा दे, रात भर गेट खुला न रहे। कुंती चुपचाप सिर हिलाकर काम करती रही और कहना कि थोड़ी देर में ऊपर हो जाए। उसका स्वर फिर रूखा हो गया था। कुंती ने एक बार इस तरह उसकी तरफ देखा जैसे वह उसकी किताब का एक मुश्किल सबक हो जो बहुत कोशिश करने पर भी समझ नहीं आता हो। फिर सिर हिलाकर काम करने में लग गई। रात को काफ़ी देर तक काशी मनोरमा के पास बैठी रही। उसे इस बात की शिकायत नहीं थी कि अयोध्या ने उसके ट्रंक से उसके रुपए निकाल लिए, जितनी इस बात से थी कि अयोध्या 3 साल बाद आया भी तो बच्चों के लिए कुछ लेकर नहीं आया। वह उसे बताती रही कि उसकी सौत ने किसी संत से वशीकरण ले रखा है, तभी अयोध्या उसकी कोई बात नहीं टालता। वह जिस ज्योतिषी से पूछने गई थी उसने उसे बताया था कि अभी 7 साल तक वशीकरण नहीं टूट सकता, मगर उसने यह भी कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसकी सौत के बच्चे उसके बच्चों का जूठा खाएंगे और उसके उतरे हुए कपड़े पहनेंगे। वह उसी दिन की आस पर जी रही थी। मनोरमा उसकी बातें सुनती हुई भी नहीं सुन रही थी। उसके मन में रह रहकर यह बात कौंध जाती थी कि सुशील की चिट्ठी नहीं आई। उसकी चिट्ठी गए महीने के करीब हो गया, मगर सुशील ने जवाब नहीं दिया। उसके बालों की एक लट उड़कर उसके माथे पर आ गई थी। वह हल्का हल्का स्पर्श उसके शरीर में विचित्र सी सिहरन भर रहा था। कुछ क्षणों के लिए वह भूल गई कि काशी उसके सामने बैठी है और बातें कर रही है। माथे की लट हिलती तो उसे लगता वह एक बच्चे के कोमल रोए को छू रही है। उसे उन दिनों की याद आ गई जब सुशील की उंगलियां देर देर तक उसके सिर के बालों से खेलती रहती थीं और बार बार उसके होठ उसके शरीर के हर धड़कते भाग पर झुक जाते थे। इस बार सुशील ने चिट्ठी लिखने में न जाने क्यों इतने दिन लगा दिए थे। रोज डाक से कितनी कितनी चिट्ठियां आती थी, मगर सारी डाक हेड मिस्ट्रेस के नाम की होती थी। कई दिनों से मनोरमा सचदेव के नाम की कोई चिट्ठी नहीं आई थी। वह इस बार छुट्टियों के बाद आते हुए सुशील से कहकर आई थी कि जल्दी ही उसके लिए एक गर्म कोट का कपड़ा भेजेगी। उम्मी के लिए भी एक शॉल भेजने को उसने कहा था। सुशील कहीं इसीलिए तो नाराज नहीं था कि वह दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं भेज पाई थी। काशी उठकर जाने लगी तो मनोरमा को फिर अपने अकेलेपन के एहसास ने घेर लिया। देवदार के जंगल की घनी सरसराहट, दूर की घाटी में रावी के पानी पर चमकती चांदनी और उसकी उनिंदी आंखें, इन सब में जैसे कोई अदृश्य सूत्र था। काशी बरामदे के पास पहुंच गई तो उसने उसे वापस बुला लिया और कहा कि वह गेट को ठीक से ताला लगाकर सोए और जाकर कुंती को उसके पास भेज दे। आज वह वहाँ उसके पास सो रहेगी। आधी रात तक उसे नींद नहीं आई। खिड़की से दूर तक धुला निखरा आकाश दिखाई देता था। जरा सा हवा का झोंका आता तो चीड़ों और देवदारों की पंक्तियां तरह तरह की नृत्य मुद्राओं में बाहें हिलाने लगती। पत्तों और टहनियों पर से फिसलकर आती हवा का शब्द शरीर को इस तरह रोमांचित करता कि शरीर में एक जड़ता सी छा जाती थी। कुछ देर तक वह खिड़की की सिल पर सिर रख के चारपाई पर बैठी रही। क्षण भर के लिए आंखें मूंद जाती तो खिड़की की सिल सुशील की छाती का रूप ले लेती। उसे महसूस होता कि हवा उसे दूर, बहुत दूर लिए जा रही है, चीड़ों, देवदारों के जंगल और रावी के पानी के उस तरफ। जब वह खिड़की के पास से हटकर चारपाई पर लेटी
तो रोशनदान से छनकर आती चांदनी का एक चौकोर टुकड़ा साथ की चारपाई पर सोई कुंती के चेहरे पर पड़ रहा था। मनोरमा चौंक गई। कुंती पहले कभी उतनी सुंदर नहीं लगी थी। उसके पतले पतले होठ आम की लाल लाल नन्ही पत्तियों की तरह खुले थे। उसे और पास से देखने के लिए वह कोहनियों के बल उसकी चारपाई पर झुक गई। फिर सहसा उसने उसे चूम लिया। कुंती सोई सोई एक बार सिहर गई। मनोरमा तकिए पर सिर रखे देर तक छत की तरफ देखती रही। जब हल्की हल्की नींद आंखों पर छाने लगी तो वह गेट खुलने और बंद होने की आवाज़ से चौंक गई। कुछ ही देर में काशी के क्वार्टर से फिर अयोध्या के बड़बड़ाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह उस समय शराब पिए हुए था। मनोरमा के शरीर में गुस्से से एक झुरझुरी उठी। उसने अच्छी तरह अपने को कंबलों में लपेटकर उस आवाज़ को भुला देने का प्रयत्न किया, मगर नींद आ जाने पर भी वह आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। 2 दिन बाद अयोध्या चला गया तो मनोरमा ने आराम की सांस ली। उसे रह रह कर लगता था कि किसी भी क्षण वह अपने पर काबू खो देगी और चपरासी से धक्के दिलाकर उस आदमी को स्कूल के कंपाउंड से निकलवा देगी। वह आदमी शक्ल से ही कमीना नजर आता था। उसके बड़े बड़े मैले दांत, काले होठ और खूंखार जानवर जैसी चुभती आंखें देखकर लगता था कि उस आदमी को ऐसी शक्ल के लिए ही उम्र कैद की सजा हो जानी चाहिए। उसके चले जाने के बाद उसका मन काफ़ी हल्का हो गया। दफ्तर के कुछ काम जो कई दिनों से टाल रही थी उसने उसी दिन बैठकर पूरे कर दिए। उस दिन शाम की डाक से उसे सुशील की चिट्ठी भी मिल गई। उसने चिट्ठी दफ्तर में नहीं खोली। स्टेनो से और चिट्ठियों का डिक्टेशन अगले दिन लेने के लिए कहकर क्वार्टर में चली आई। चारपाई पर बैठकर उसने पेपर नाइफ से धीरे धीरे लिफाफा खोला, जैसे उसे चोट न पहुंचाना चाहती हो। चिट्ठी दफ्तर के कागज़ पर बहुत जल्दी जल्दी लिखी गई थी। मनोरमा को अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी उसने एक पंक्ति उत्सुकता के साथ पढ़ी। सुशील ने लिखा था कि जल्दी ही उम्मी की सगाई तय हो रही है। लड़का अच्छी नौकरी पर है। सभी ने यह रिश्ता पसंद किया है। हो सके तो उम्मी की शॉल जल्दी भेज दो। अब उम्मी के ब्याह के लिए भी उन लोगों को कुछ पैसे बचा कर रखने चाहिए। अंत में उसने उसे अपनी सेहत का ध्यान रखने को लिखा था। मधुर आलिंगन तथा अनेकानेक चुंबनों के साथ चिट्ठी समाप्त हुई थी। मनोरमा काफ़ी देर तक चिट्ठी हाथ में लिए बैठी रही। उसे पढ़कर मधुर आलिंगन और अनेकानेक चुंबनों का कुछ भी स्पर्श महसूस नहीं हुआ था। उसे लगा जैसे वह एक चश्मे से पानी पीने के लिए झुकी हो और उसके होठ गीले रेत से छूकर रह गए हों। चिट्ठी उसने ड्रॉर में डाल दी और दफ्तर में लौट गई। रात को खाना खाने के बाद वह चिट्ठी का जवाब लिखने बैठी, मगर कलम हाथ में लेते ही दिमाग जैसे बिल्कुल खाली हो गया। उसे लगा कि उसके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। पहली पंक्ति लिखकर वह देर तक कागज़ को नाखून से कुरेदती रही। आखिर बहुत सोचकर उसने कुछ पंक्तियाँ लिखी। पढ़ने पर उसे लगा कि वह चिट्ठी उन चिट्ठियों से खास अलग नहीं जो वह दफ्तर में बैठकर क्लर्क को डिक्टेट किया करती थी। चिट्ठी में बात इतनी ही थी कि उसे इस बात का अफसोस है कि वह शॉल और कोट का कपड़ा अभी नहीं भेज पाई। जल्दी ही वह ये दोनों चीज़ें भेज देगी और अंत में उसकी तरफ से मधुर आलिंगन और अनेकानेक चुंबन। रात को वह देर तक सोचती रही कि कौन कौन से खर्च कम करके वह 40-50 रुपया महीना और बचा सकती है। दूध पीना बंद कर दे, कपड़े खुद धोया करे, काशी से काम छुड़ाकर खुद रोटी बनाया करे। ज़्यादा खर्च तो काशी की वजह से होता था। वह चीज़ें मांग कर भी ले जाती थी और चुरा कर भी। मगर उसने पहले भी आजमा कर देखा था कि वह स्कूल का काम करती हुई साथ अपनी रोटी नहीं बना सकती। ऐसे मौक़ों पर या तो वह दूध डबल रोटी खा कर रह जाती या कुछ भी छौंक भून कर पेट भर लेती थी। अगले दिन से उसने खाने पीने की कई चीज़ों की कटौतियाँ कर दी। काशी से भी कह दिया कि दूध वह सिर्फ चाय के लिए लिया करे और दाल सब्जी में घी बहुत कम इस्तेमाल किया करे।
कुछ दिन तो बचत के उत्साह में निकल गए, मगर फिर उसे अपने स्वास्थ्य पर इन कटौतियों का असर दिखाई देने लगा। 2 बार क्लास में पढ़ाते हुए उसे चक्कर आ गया, मगर उसने अपना हठ नहीं छोड़ा। उस महीने की तनख्वाह मिलने पर उसने शॉल के लिए 40 रुपये अलग निकाल कर रख दिए। रखते समय उसके चेहरे का भाव ऐसा था जैसे सुशील उसके सामने खड़ा हो और वह उसे चिढ़ाना चाहती हो कि देख लो, इस तरह से बचत से शॉल और कोट के कपड़े खरीदे जाते हैं। उसके स्वभाव में वैसे ही कुछ चिड़चिड़ापन आ गया था। वह बात बेबात हर एक बात पर झल्ला उठती थी। एक दिन स्कूल जाने से पहले वह आईने के सामने खड़ी हुई तो वह चौंक गई। उसे लगा कि उसके चेहरे का रंग काफ़ी पीला पड़ गया है। उस दिन दफ्तर में बैठे हुए उसके सिर में सख्त दर्द हो आया और वह 12 बजे से पहले ही उठकर क्वार्टर में आ गई। बरामदे में पहुंचकर उसने देखा कि काशी उसके पैरों की आवाज़ सुनते ही जल्दी से अलमारी बंद कर चूल्हे की तरफ गई है। उसने रसोई घर में जाकर अलमारी खोल दी। घी का डिब्बा खुला पड़ा था और उसमें उंगलियों के निशान बने थे। मनोरमा ने काशी की तरफ देखा। उसके मुंह पर कच्चे घी की कनियाँ लगी थी और वह ओट करके अपनी उंगलियां दुपट्टे से पोंछ रही थी। मनोरमा एकदम आपे से बाहर हो गई। पास जाकर उसने उसकी चोटी पकड़ लिया। चोटी, उसने चिल्ला कर कहा, मैं इसीलिए सूखी सब्जी खाती हूँ कि तू कच्चा घी हजम किया करे। शर्म नहीं आती? काम जा भी निकल जा यहाँ से। मैं आज से तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। उसने उसकी पीठ पर एक लात जमा दी। काशी औंधे मुंह गिरने को ही, मगर अपने हाथों के सहारे से संभल गई। पल भर वह दर्द से आंखें मूंदे रही। फिर उसने मनोरमा के पैर पकड़ लिए। मुंह से उसने कुछ नहीं कहा। मैं तुझे 24 घंटे का नोटिस दे रही हूँ, मनोरमा ने पैर छुड़ाते हुए कहा। कल इस वक्त तक स्कूल का क्वार्टर खाली हो जाना चाहिए। सुबह ही क्लर्क तेरा हिसाब कर देगा। उसके बाद तूने इस कंपाउंड में कदम भी रखा तो। और वह हटकर वहाँ से जाने लगी। काशी ने पढ़कर उसके पैर फिर पकड़ लिए। बहन जी, पैर छू रही हूँ, माफ़ी दे दो, उसने मुश्किल से कहा। मनोरमा ने फिर भी पैर झटके से छुड़ा लिए। उसका एक पैर पीछे पड़ी चायदानी को जा लगा। चायदानी टूट गई। बिखरते हुए टुकड़ों की आवाज़ ने क्षण भर के लिए दोनों को स्तब्ध कर दिया। फिर मनोरमा ने अपना निचला होठ काटा और दंदनाती हुई वहाँ से निकल गई। कमरे में आकर उसने माथे पर बाम लगाया और सिर मुंह लपेट कर लेट गई। शाम की डाक से फिर सुशील की चिट्ठी मिली। उसमें वही सब बातें थी। उम्मी की सगाई हो गई थी। पिछले इतवार वे लोग उस लड़के के साथ पिकनिक पर गए थे। उम्मी ने एक कोने में कुछ पंक्तियाँ लिखकर खुद अपनी शॉल के लिए अनुरोध किया था। साथ यह भी लिखा था कि भाभी को सब लोग बहुत बहुत याद करते हैं। पिकनिक के दिन तो उन्होंने उसे बहुत ही मिस किया। चिट्ठी पढ़ने के बाद बड़े राउंड पर घूमने निकल गई। मन में बहुत झुंझलाहट भर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह झुंझलाहट काशी पर है, अपने पर या सुशील पर। न जाने क्यों उसे लगा कि सड़क पर कंकड़ पत्थर पहले से कहीं ज़्यादा हैं और वह गोल सड़क न जाने कितनी लंबी हो गई है। रास्ते में 2 बार थककर पत्थरों पर बैठना पड़ा। घर से 1-1.5 फरलांग पहले ही उसकी चप्पल टूट गई। वह रास्ता बहुत मुश्किल से कटा। उसे लगा न जाने कब से वह घसीटती हुई उस गोल सड़क पर चल रही है और आगे भी न जाने कब तक उसे इसी तरह चलते रहना है। गेट के पास पहुंचकर सुबह की घटना फिर उसके दिमाग में ताज़ा हो आई। काशी के क्वार्टर में फिर खामोशी छाई थी। मनोरमा को एक क्षण को ऐसा महसूस हुआ कि काशी क्वार्टर खाली करके चली गई है और उस समय वह बड़े कंपाउंड में बिल्कुल अकेली है। उसका मन सिहर गया। उसने कुंती को आवाज़ दी। कुंती लालटेन लिए अपने क्वार्टर से बाहर निकल आई। तेरी माँ कहाँ है? मनोरमा ने पूछा। अंदर है। और कुंती ने एक बार अंदर की तरफ देख लिया। क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, बैठी है। मनोरमा ने देखा काशी का क्वार्टर काफ़ी खस्ता हालत में है।
दरवाजे का चौखट काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, जिससे दरवाज़ा निकलकर बाहर को आने को था। रोज़ वह इस क्वार्टर के सामने से कई बार गुजरती थी, रोज़ ही उस दरवाजे को देखती थी, मगर पहले कभी उसका ध्यान उस पर नहीं रुका था। इस क्वार्टर में काफ़ी मरम्मत की ज़रूरत है, कहकर वह जैसे क्वार्टर का मुआयना करने के लिए अंदर चली गई। काशी उसे देखते ही उठकर उसके पास आ गई। मनोरमा ने एक बार उसकी तरफ देख लिया, मगर उससे कोई बात नहीं की। क्वार्टर की दीवारें पीली पड़कर अब स्याह होने लगी थी। एक रोशनदान भी दीवार से निकलकर नीचे गिराने को था। छत में चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे थे, जो आपस में मिलकर एक बड़े से चंदोवे का रूप धारण किए थे। कमरे में जो थोड़ा बहुत सामान था, वह इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा था। एक तरफ 3 बच्चे एक ही थाली में रोटी खा रहे थे। वही पानी जैसी दाल थी, जो एक दिन कुंती ने उसके लिए बनाई थी, और अलग अलग सूरतों वाली खुश्क रोटियां। उसे देखकर बच्चों के मुंह और हाथ चलने बंद हो गए। सबसे छोटा लड़का, जो करीब 4 साल का था, लोहे में लिपटा एक कोने में लेटा था। उसकी आंखें मनोरमा के साथ साथ कमरे में घूम रही थीं। परसू को क्या हुआ है, बीमार है? मनोरमा ने बिना काशी की तरफ देखे जैसे दीवार से पूछा, और बच्चे के पास चली गई। परसू अपने पैर के अंगूठे की सीध में देखने लगा। इसे सूखा हो गया है, काशी ने धीरे से कहा। मनोरमा ने बच्चे के गालों को सहलाया और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। डॉक्टर को दिखाया है? उसने पूछा। दिखाया था, काशी ने कहा। उसने 10 टीके बताए हैं। 2-2 रुपए का एक टीका आता है। बोलते बोलते उसका गला भर आया। लगवाए नहीं? अब मनोरमा ने उसकी तरफ देखा। कैसे लगवाती? काशी की आंखें जमीन की तरफ झुक गई। जितने रुपए थे वे सब तो वह निकाल कर ले गया था। मैं इस कांसे की कटोरी मलती हूँ, कहते हैं उससे ठीक हो जाता है। बच्चा बिटर बिटर उन दोनों की तरफ देख रहा था। मनोरमा ने एक बार फिर उसके गाल को सहला दिया और बाहर चल दी। कुंती दहलीज के पास खड़ी थी। वह रास्ता छोड़कर हट गई। इस क्वार्टर में अभी सफ़ेदी होनी चाहिए, मनोरमा ने चलते चलते कहा। यहाँ की हवा में तो अच्छा भला आदमी बीमार हो सकता है। काशी के क्वार्टर से निकलकर वह धीरे धीरे अपने क्वार्टर का जीना चढ़ी। ठक ठक की आवाज़, अकेला बरामदा, कमरे में जो चीज़ें वह बिखरी छोड़ गई थी, वे अब करीने से रखी थी। बीच की मेज पर रोटी की ट्रे ढककर रख दी गई थी। केतली में पानी भरकर स्टोव पर रख दिया गया था। कोट उतारकर शॉल ओढ़ते हुए उसने बरामदे में पैरों की आवाज़ सुनी। काशी चुपचाप आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई थी। क्या बात है? मनोरमा ने रूखी आवाज़ में पूछा। रोटी खिलाने आई हूँ, काशी ने धीमी ठहरी हुई आवाज़ में कहा। चाय का पानी भी तैयार है, कहें तो पहले चाय बना दूँ? मनोरमा ने एक बार उसकी तरफ देखा और आंखें हटा ली। काशी ने कमरे में आकर प्लग का बटन दबा दिया। पानी आवाज़ करने लगा। मनोरमा एक किताब लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में काशी चाय का प्याला बनाकर उसके पास ले आई। मनोरमा ने किताब बंद कर दी और हाथ बढ़ाकर प्याली ले ली। काशी के होठों पर सूखी सी मुस्कुराहट आ गई। बहन जी, कभी नौकर से गलती हो जाए तो इतना गुस्सा नहीं करते, उसने कहा। रहने दे ये सब बातें, मनोरमा ने झिड़क कर कहा। आदमी से एक बार बात कही जाए तो उसे लग जाती है, मगर तेरे जैसे लोग भी हैं जिन्हें बात कभी छूती भी नहीं है। बच्चे सूखी दाल रोटी खाकर रहते हैं और माँ को खाने को कच्चा घी चाहिए। ऐसी माँ किसी ने नहीं देखी होगी। काशी का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसे अंदर से चीर दिया हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बहन जी, इन बच्चों को पालना न होता तो मैं आज आपके आगे जीती नजर न आती, उसने कहा। एक अभागा भूखे पेट से जन्मा था, वह सूखे से पड़ा है। अब दूसरा भी उसी तरह आएगा तो उसे जाने क्या रोग लगेगा। मनोरमा को जैसे किसी ने ऊंचे से ढकेल दिया।
चाय के घूंट भरते हुए उसके शरीर में कई ठंडी सिहरनें भर गईं। वह पल भर चुप रहकर काशी की तरफ देखती रही। तेरे पैर फिर भारी हैं? उसने ऐसे पूछा जैसे उसे इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा हो। काशी के चेहरे पर जो भाव आया उसमें नई ब्याहता का सा संकोच भी था और एक हताश झुंझलाहट भी। उसने सिर हिलाया और एक ठंडी सांस लेकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। मनोरमा को पल भर के लिए लगा कि अयोध्या उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसने चाय की प्याली पीकर रख दी। काशी प्याली उठाकर बाहर ले गई। मनोरमा को लगा कि उसकी बाहें ठंडी होती जा रही हैं। उसने शॉल को पूरा खोलकर अच्छी तरह लपेट लिया। काशी बाहर से लौट आई। रोटी कब खाएंगी? उसने पूछा, मगर मनोरमा ने जवाब देने की जगह उससे पूछ लिया, डॉक्टर ने कहा था कि 10 टीके लगवाने से बच्चा ठीक हो जाएगा। काशी ने खामोश रहकर सिर हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगी। मैं तुझे 20 रुपये दे रही हूँ, मनोरमा ने कुर्सी से उठते हुए कहा। कल जाकर टीके ले आना। उसने अपने ट्रंक से बटुआ निकाला और 20 रुपये निकाल कर मेज पर रख दिए। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसकी बाहें इस कदर ठंडी क्यों हो गई हैं। उसने बाहों को अच्छी तरह अपने में सिकोड़ लिया। खाना खाने के बाद वह देर तक बरामदे में कुर्सी डालकर बैठी रही। उसे महसूस हो रहा था कि उसके सारे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही है। वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि यह सिहरन क्या है और क्यों। शरीर के हर रोम में उसका अनुभव हो रहा है, जैसे उस सिहरन का संबंध किसी बाहरी चीज से न होकर उसके अपने आप से ही था। जैसे उसी की वजह से उसे अपना आप बिल्कुल खाली लग रहा था। हवा बहुत तेज थी और देवदार का जंगल जैसे सिर धुनता हुआ करा रहा था। हुआ हुआ हुआ। हवा के झोंके उमड़ती लहरों की तरह शरीर को घेर लेते थे और शरीर उनमें बेबस हो जाता था। उसने शॉल को कसकर बाहों में लपेट लिया। लोहे का गेट हवा के धक्के खाता हुआ आवाज कर रहा था। पल भर के लिए उसकी आंखें मुंद गईं तो उसे लगा कि अयोध्या सामने स्याह ओठ खोले उसके सामने खड़ा है और मुस्कुरा रहा है और लोहे का गेट चीरता हुआ धीरे धीरे खुल रहा है। उसने सिहर कर आंखें खोल ली और अपने माथे को छुआ। माथा बर्फ की तरह ठंडा था। वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उठते हुए शॉल कंधे से उतर गया और साड़ी का पल्ला हवा में फड़फड़ाने लगा। बालों की कई लटें उड़कर सामने आ गई और उसके माथे को सहलाने लगी। कुंती, उसने कमजोर स्वर में आवाज दी। आवाज हवा के समंदर में कागज की नाव की तरह डूब गई। कुंती, उसने फिर आवाज दी। इस बार काशी अपने क्वार्टर से बाहर निकल आई। कुंती जाग रही हो तो उसे मेरे पास भेज दो, आज वह यहीं सो रहेगी। कहते हुए मनोरमा को महसूस हुआ कि वह किस हद तक काशी और उसके बच्चों पर निर्भर करती है और उन लोगों का पास होना उसके लिए कितना जरूरी है। कुंती सो गई है, मगर मैं अभी उसे जगा कर भेज देती हूँ, कहकर काशी अपने क्वार्टर में जाने लगी। सो गई है तो रहने दे, जगा कर भेजने की जरूरत नहीं। मनोरमा बरामदे से कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा इस तरह बंद किया जैसे हवा एक ऐसा आदमी हो जिसे वह अंदर आने से रोकना चाहती हो। वह अपने में बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। रजाई ओढ़कर वह बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें छत की कड़ियों पर से फिसलने लगी। वह आंखें बंद नहीं करना चाहती थी, जैसे उसे डर था कि आंखें बंद करते ही अयोध्या के मुस्कुराते हुए स्याह ओठ फिर सामने आ जाएंगे। वह अपना ध्यान बटाने के लिए सोचने लगी कि सुबह सुशील को चिट्ठी में क्या क्या लिखना है। लिख दे कि यहाँ अकेली रहकर उसे डर लगता है और वह उसके पास चली आना चाहती है। और भी जो इतना महसूस करती है, क्या वह सब उसे लिख पाएगी? लिखकर सुशील को समझा सकेगी कि उसे अपना आप इतना खाली खाली क्यों लगता है
वह अपने स्वभाव को भरने के लिए उससे क्या चाहती है? माथे पर आई लटें उसने नहीं हटाई। वह हल्का हल्का सा स्पर्श उसकी चेतना में उतर रहा था। कुछ ही देर में वह महसूस करने लगी कि साथ ही चारपाई पर एक नन्हा सा बच्चा सोया है। उसके नन्हे नन्हे होठ आम की पत्तियों की तरह खुले हैं और उसके सिर के बाल नरम हैं, उड़कर मुंह पर आ रहे हैं। वह कूहनी के बल बैठकर उस बच्चे को देखती रही और फिर जैसे उसे चूमने के लिए उस पर झुक गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।